यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो जो हमारा क्लास 9 के लिए चल रहा था, या वो आरएमसी हो या आरएमएस हो, ठीक है, सबका मैंने बोला बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। क्वेश्चन का लेवल अप डाउन हो जाएगा, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा चल रहा था। उसमें मैंने आपको मैटर बताया था, मटेरियल बताया था, उसके बाद उसके स्टेट्स बताए थे, जिसे हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन हम कह रहे थे। दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक फिजिकल एक केमिकल, ठीक है। तो फिजिकल में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद हमने उनको अच्छे से पढ़ा था कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आई थिंक लिक्विड तक हमने कंप्लीट करा था। उसके बाद आज जो हमारा थर्ड स्टेट आ जाएगी, मैटर की थर्ड स्टेट हो जाएगी आपकी गैस, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, जिसने वो नहीं देखा तो देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। उसमें सॉलिड को हमने बोला था कि उसका जो शेप होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो फिक्स होता है। शेप आपको पता है वो दिखने में कैसा है, उसका आकार कैसा है। वॉल्यूम का मतलब होता है वो कितना स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है, वो कितनी जगह को घेरता है, उसी को हमने वॉल्यूम का। उसी को आप मैटर में जब डिफाइन करते हो तो आपने उसे क्या बोला था, स्पेस ऑक्यूपाई करना, राइट। तो सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप होता है, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उसे हम दबा नहीं सकते हैं। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, फ्री स्पेस बहुत ही कम होता है, जिससे कि हम उन्हें दबा नहीं सकते हैं। हम उन्हें दबा नहीं सकते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, रिजिड कहते हैं, RIGID, मतलब जिसे हम दबा नहीं सकते हैं, राइट। मतलब उसका शेप चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। फिर हमने लिक्विड पढ़ा था। लिक्विड में आपका क्या था कि उसका जो वॉल्यूम था वो तो फिक्स होता था, राइट, लेकिन जो शेप था वो चेंज हो जाता था। आप जिस बर्तन में उसे रखते हो वो उसी का शेप गेन कर लेता है, राइट। फिर हमने बोला उनमें फ्री स्पेस सॉलिड के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि हम उसे थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, थोड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर हमने बोला जो लिक्विड होते हैं वो फ्लो करते हैं, वो बहने का उनमें गुण होता है, जिससे कि हम उसे क्या कह देते थे, क्या कह देते थे, फ्लूइड कह देते थे, राइट। उसके बाद फिर हमने बोला कि वो हल्के से मतलब कंप्रेसिबल होते हैं, थोड़ी बहुत फ्री स्पेस होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ी कम रहता है, सॉलिड से थोड़ी कम रहता है। ओके, अब जो गैस होगा, गैस में आपको सीधे सीधे यहाँ पे आप गैस में सीधे सीधे लिख सकते हो क्या, नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम, ना तो इसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है, नॉर शेप, ना ही उसका शेप फिक्स होता है, ठीक है। सीधे से लिख लो कि नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो शेप, बात खत्म, ठीक है। कि जो शेप होगा और जो वॉल्यूम होगा वो कभी भी फिक्स नहीं होगा, कभी भी डेफिनेट नहीं होगा, वो चेंज होता रहता है। चेंज क्या होगा, शॉर्ट में लिखना है सीधे, ठीक है। टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल मतलब जिसमें आप रख रहे हो, इन विच केप्ट, जिसमें वो रखा जा रहा है, राइट। बोला क्या, डेफिनेट वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम है और फिक्स शेप है, ठीक है। जिस बर्तन में आप रखोगे वो उसी का वॉल्यूम और शेप गेन कर लेता है। फॉर एग्जांपल देख लो, जो आपके जो परफ्यूम वगैरह होते हैं ना, ठीक है, जो आपके ड्यू वगैरह होते हैं, जिसे आप छिड़कते हो, जिसे हिंदी में इत्र कहते हैं, ठीक है, बहुत खुशबूदार होते हैं। तो जब भी हम उन्हें प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है, देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि जो गैस होती है उसका वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अभी वो उस डिब्बे के अंदर था, वो मतलब जो भी होगा वो उसके अंदर था, जैसे हमने उसे बाहर प्रेस करा तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? हमने क्या बोला, वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं है, जिस बर्तन में आप रखोगे उसी का शेप वो गेन कर लेता है। कौन? गैसेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे आपका जो गैस सिलेंडर होता है उसमें कितनी कंप्रेस करके वो गैस रखी जाती है, ठीक है। और वो आपको उसमें लिक्विड टाइप का लगता है, ध्यान से देखना, वो आपको उसमें लिक्विड टाइप का लगता होगा कि वो हिलता है ना जब उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे कंप्रेस करा जाता है, वो गैस है, गैस को कंप्रेस करा जाता है। जब भी हम गैस को हाई प्रेशराइज्ड करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अभी जब हम इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे उसमें क्लियर होगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आपने कभी गैस को खुला छोड़े तो वो गैस बाहर आ जाती है और पूरे रूम में फैल जाती है। क्योंकि गैस की वो प्रॉपर्टी है कि वो जिस बर्तन में आप रखोगे, जिस चीज में आप उसे रखोगे, वो उसी का शेप और वॉल्यूम गेन कर लेगा, ठीक है। इस चीज को हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। हाईली कंप्रेसिबल क्यों होंगे? क्योंकि इनमें फ्री स्पेस बहुत ज्यादा होगा, इनमें फ्री स्पेस बहुत ज्यादा होगा। इस एरो का मतलब बहुत ज्यादा है, किसके कंपेयर में, सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा होता है इसमें आपका फ्री स्पेस, राइट। इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर वही बात कि ये फ्लो करते हैं,
कैन फ्लो कर रहे हैं ना, गैस फ्लो कर रही है, इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे फ्लूइड लिखा रहता है कि फ्लूइड, तब वहां पे दोनों की बातें हो रही होंगी, लिक्विड की भी गैस की भी, राइट। कहीं पे अगर फ्लूइड लिखा हो कि फ्लूइड क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि गैस और लिक्विड को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। क्लियर, ओके। इसके एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख लो। ठीक है, जो आपकी एयर होती है, ठीक है, जो आपकी ऑक्सीजन वगैरह होती है, नाइट्रोजन वगैरह होती है, कुछ भी जो भी गैसेज है, CO2, ये सारी आपके क्या है, ये सारी आपके क्या है, गैसेज हैं, राइट। और एक चीज आप यहाँ पे और समझ सकते हैं कि इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण बंध इनमें बनते हैं, जो आकर्षण बल इनके बीच होता है, वो बहुत ही कम रहता है, इसीलिए ये दूर दूर रहते हैं। फ्री स्पेस बहुत ज्यादा रहता है, ये दूर दूर रहते हैं। ठीक है, दूर दूर रहते हैं। ऑब्वियसली जब इनके बीच में फ्री स्पेस इतना ज्यादा है और हम इसे दबा सकते हैं ना, ये पास पास आ जाएंगे, हम इन्हें दबा सकते हैं और पास पास आ जाएंगे तो वो फिर लिक्विड बन जाएगा, राइट। अभी करते हैं इंटर कन्वर्जन में। चलो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद जो फोर्थ स्टेट आएगी, आपने मेनली हमें 3 स्टेट ही देखने को मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यही जरूरी है, यही आपको याद रखनी है, लेकिन 2 स्टेट और याद रखनी है, हल्का सा बता देता हूँ। ठीक है, फोर्थ आपकी आ सकती है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो मेन, हमने वैसे बोला सॉलिड, लिक्विड, गैस हमें ज़्यादा दिखती है, लेकिन अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेट मिलती है मैटर की, वो प्लाज्मा ही मिलती है ना। इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा जो स्टेट मिलती है वो प्लाज्मा ही मिलती है, पूरे यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो ये सॉलिड था, अब बोल रहे हाँ सर ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसे मैंने हीट करा, इसे मैंने वो गर्म करा, ये चेंज हो गया किसमें, लिक्विड में। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, देखो सॉलिड के पार्टिकल थे बहुत नजदीक, जब हमने इन्हें हीट करा, हमने इसको हीट करा, इसके बीच में जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो वहाँ पे बॉन्डिंग हो रही थी, वो टूट गई, ये थोड़ी दूर दूर होगी, ये यहाँ पे थोड़ी दूर दूर होगी, ऑब्वियसली दूर दूर होगी, तो दूर दूर में इतना स्पेस हो गया कि जो लिक्विड का होता है, तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड को मैंने फिर से हीट कर दिया, लिक्विड को मैंने फिर से हीट कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका गैस। पार्टिकल थोड़ी और दूर दूर आ जाएंगे, पार्टिकल थोड़ी और दूर दूर आ गए। गैस को अगर मैं फिर से हीट कर दूं, फिर से उसे और गर्म कर दूं, तो जो स्टेट मिलती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब ऐसा होता क्यों है, मैंने आपको आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हल्का इंट्रोडक्शन दिया था, कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर बनी होती है। एटम क्या होता है, हम कहते हैं बिल्कुल छोटा पार्ट होता है जिससे कोई भी मैटर बन रही है। जैसे हमारी बॉडी सेल से बनती है, ऐसे ही कोई भी मैटर एटम से बनता है। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये मैंने बोला था, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, और जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो अंदर न्यूक्लियस में रहते हैं। अब जब हम इसे बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं ना, बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, सॉरी नेगेटिव चार्ज, हाँ पॉजिटिव ही तो आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो भाग गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाता है। ठीक है, तो जब ये आ जाता है तो इन पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी इनमें होती है, इसलिए तो यूनिवर्स, सन वगैरह, स्टार वगैरह में उतनी एनर्जी है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती हैं। ठीक है, और क्योंकि वहाँ पे इतनी हीट है, इतनी हीट हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते जाते हैं, करते जाते हैं, और एनर्जी निकलती जाती है। अभी के लिए इतना बहुत है। तो प्लाज्मा में अगर हमें लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये फोर्थ स्टेट होती है मैटर की। ठीक है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इसे मैं सिंपल लिख सकता हूँ, ध्यान रखना, इसको याद रखना, बात खत्म। हॉट आयोनाइज्ड गैस, हॉट आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस का मतलब क्या होता है, वो गैस जिसको हमने आयन फॉर्म, जिसके हमने आयन फॉर्म गेन कर ली, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से भगा लिया। आपको बोला था मैंने, जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, उससे पॉजिटिव चार्ज आता है, उसी को हम पॉजिटिव आयन कहते हैं, या उसी को हम कैटायन कहते थे। क्लियर, जब भी किसी जब भी कोई बॉडी, कोई भी मैटर, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसे आप नेगेटिव आयन कहते हो, या जिसे हम एनायन कहते हैं। क्लियर हो रही है, क्लियर हो रहा है, आगे भी पढ़ेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आयोनाइज्ड गैस होती है। ठीक है, हॉट आयोनाइज्ड गैस होती है, जिसमें कि जो कि क्या होते हैं, सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। क्योंकि हॉट आयोनाइज्ड होगी तो इसी को हम बहुत एक्साइटेड हो गया ना वो, मतलब बहुत ज्यादा हीट उसे मिल गई, तो हम इसे क्या कहते हैं यहाँ पे, सुपर एक्साइटेड, हम इसे यहाँ पे कह देते हैं। और इनके पास क्या होती है, हाई एनर्जी होती है,
हाई एनर्जी होती है, बात खत्म। यही आपके प्लाज्मा स्टेट है। प्लाज्मा स्टेट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच कंटेन हॉट आयोनाइज्ड गैसेज विद सुपर एक्साइटेड एंड हाई एनर्जी पार्टिकल्स, राइट। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। इसके एग्जाम्पल आप सिंपल लिख सकते हो, स्टार, ठीक है। स्टार्स हो गई, वो क्या होते हैं आपके मतलब वो प्लाज्मा स्टेट हम कह सकते हैं। सन हो गया, सन भी इवन एक स्टार ही है, राइट। या और इसमें यूज हम करते हैं इसका, जैसे नियॉन साइन बल्ब। साइन कौन सा वाला साइन होगा, ये वाला होगा शायद, चेक कर लेना। नियॉन साइन बल्ब मतलब कुछ बल्ब ऐसे जो चमकदार होते हैं, रेड ब्लू वगैरह, मतलब उनमें जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके जो पार्टिकल होंगे वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, वहाँ पे आयन फॉर्म हो जाती है और वो अच्छे से चमकने लग जाते हैं, ठीक है। जो आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है शायद वो CFL टाइप के ही होते हैं, ठीक है, वो भी आपका प्लाज्मा स्टेट में ही काम करते हैं, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा, जो कि हॉट आयोनाइज्ड गैस होती है, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, पार्टिकल में एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसे को हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा स्टेट कह रहे हैं। और वो सुपर एक्साइटेड पार्टिकल वहां पे बन जाए। सिर्फ हॉट आयोनाइज्ड गैस पे याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। जब आप आगे पढ़ोगे, आगे इसकी और अच्छे से पढ़ोगे कि इसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसीलिए हीलियम सबसे ज्यादा इसमें हीलियम होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी हो जाता है, ज्यादातर स्टार वगैरह में वही मिलता है, ठीक है। तो ये थी आपकी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसमें ज्यादा हम जाएंगे नहीं। लास्ट फिफ्थ स्टेट भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि फिफ्थ स्टेट भी होती है क्या, जिसे हम कहते हैं क्या, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन, स्पेलिंग देख लेना, कंडेंसेट। देखो ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था, ये इंडियन साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने 1925, हाँ 1925 आई थिंक, मैं एक चीज बताई थी, सत्येंद्र नाथ इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला था कि अगर हम किसी गैस को ले लें, ठीक है, मतलब बहुत कम, बहुत लो डेंसिटी की गैस को ले लें जिसकी डेंसिटी एयर से 1 लाख गुना कम हो, सॉरी, 1 लाख गुना कम हो, जिसकी डेंसिटी आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, कौन कितना टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसके डेंसिटी कह देते हैं। तो उन्होंने बोला, अगर हम 1925 में बोला कि अगर हम कोई ऐसी गैस ले लें जिसका टेम्परेचर मतलब जिसका जो डेंसिटी है वो एयर से बहुत ही कम है, और अगर हम उसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अगर हम उसे ठंडा करते हैं तो जो स्टेट हमें मिलती है वही क्या है आपकी, वो आइंस्टाइन कंडेंसेट, हमने उसे कहा। फिर आइंस्टाइन ने भी इस पे थोड़ी रिसर्च करा, उन्होंने बोला हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। आइंस्टाइन ने भी बोला कि ठीक है ऐसा हो सकता है। ये 1920 टू 1925 तक चला दोनों का, ठीक है, कि हाँ ऐसा हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ 1994 में, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, याद मत कीजिए, याद नहीं करना है। 1994 में 3 साइंटिस्ट आए, एक का नाम था आई थिंक वीनन, एक का नाम शायद कार्नेल था, एक और से 3 साइंटिस्ट थे, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, 3 साइंटिस्ट थे वो। तो उन्होंने इसको प्रैक्टिकली बना दिया, ठीक है, इस स्टेट को प्रैक्टिकली उन्होंने बनाया, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। उन्होंने इस स्टेट को बनाया। तो इस स्टेट में क्या बोला जाता है, इस स्टेट में ये बोला जाता है, मैंने कोई गैस ले ली, ठीक है, मैंने कोई गैस ले ली, उसकी जो डेंसिटी है वो एयर से 1 लाख गुना कम है, ठीक है, एयर से 1 लाख गुना कम, मतलब देखो कितनी हल्की होगी वो, एयर से डेंसिटी, एयर हमारे एनवायरनमेंट में इतनी है, उससे भी 1 लाख गुना कम की उन्होंने वो ले ली, ठीक है। इस पर याद मत करना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब उन्होंने इसको क्या करा, ये डेंसिटी होगी उसकी, ठीक है, उन्होंने इसको ठंडा करा, कूल्ड मतलब ठंडा करा कहाँ पे, एट एब्सोल्यूट, ये मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, वो होता है आपका ये, अगर मैं उसे केल्विन में बताऊं तो वो जनरली 0 केल्विन लिखा रहता है। अगर आप 0 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो वो मिल जाएगा आपको 273.5 डिग्री सेल्सियस माइनस में, ध्यान रखना माइनस में। अब आप एक चीज समझ सकते हो कि सर 0 डिग्री सेल्सियस पे तो मतलब वाटर को हम कह सकते हैं फ्रीज हो जाता है, ठीक है, उतना ठंडा हो जाता है। तो -273 माइनस में जा रहे हो, इमेजिन करो कितना 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 ठंडा हो जाएगा वहाँ, ठीक है, कितना ठंडा हो जाए। भले ऐसा अटेंड करना काफी टफ है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हमें जो स्टेट मिल जाती है, ठीक है, हमें जो स्टेट मिल जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कह देते हैं। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आपस में क्या होता है, वो आपस में चिपकने लग जाते हैं, ठीक, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज आने लग जाते हैं, बहुत क्लोज आने लग जाते हैं, जिससे कि हम वहां पे कहते हैं सुपर मॉलिक्यूल, सुपर मॉलिक्यूल,
सुपर मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं, बिल्कुल कंबाइन हो जाते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ऐसा ही लगता है कि ये मॉलिक्यूल अलग होगा, ये अलग होगा, मतलब वो पार्टिकल ऐसा, मतलब फिलहाल के लिए आपने अभी आपने मॉलिक्यूल नहीं पढ़ा है कि वो अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बिल्कुल कंबाइंड रहते हैं, अच्छे से चिपके हुए रहते हैं। इसी को हम फिर क्या कहते हैं, सुपर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो याद रखना, ये क्या हो जाएगा आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कि आपने एक गैस ली एयर से बहुत कम डेंसिटी की, उसे आपने ठंडा करा 0 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 0 केल्विन पे, या -273 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि बहुत ही कम होता है, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब बिल्कुल जीरो है वहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो हम भले बोल रहे हैं कि सॉलिड सबसे पहले है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है, फिर प्लाज्मा है, फिर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। लेकिन हम देखें कि सर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहीं न कहीं फर्स्ट स्टेट में आ रही है। आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम चाहिए। उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिड, टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस, हीट दोगे प्लाज्मा बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको उन्होंने फिफ्थ स्टेट ही माना है, क्योंकि ये हमें बहुत कम देखने को इनके लिए स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए, तभी ये मॉलिक्यूल बनेंगे। जनरली हमें मेन जो हमें दिखता है, जो नेचुरली हमें मेन दिखता है, वो क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस है, ठीक है। और प्लाज्मा, याद रखना प्लाज्मा सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में प्लाज्मा ही है, 99% आप लोग कह सकते हो, मान सकते हो, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, देख लेना अच्छे से, क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से करने को आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के हमने 5 स्टेट्स पढ़ी, मेनली मैंने बोला 3 स्टेट ही आपके काम की हैं, ठीक है। 3 स्टेट ही आपके काम की हैं, वही हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, सबसे पहले देखो, इंटर कन्वर्जन मतलब उसको चेंज कर देना, एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करना, उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटर कन्वर्जन कह रहे हैं। देखो मेरे पे ये सॉलिड है, ध्यान से समझना इस चीज को, मेरे पे ये क्या है, सॉलिड है। सॉलिड को अगर मैंने यहाँ पे हीट करा, सॉलिड को अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, हीट करा, जब मैंने यहाँ पे सॉलिड को हीट करा तो मुझे क्या मिला, लिक्विड मिला, लिक्विड मिला, ठीक है। इस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ध्यान से एरो का ध्यान रखना है यहाँ पे, ये इधर को जा रहा है एरो, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसे मैं या तो फ्यूजन कहूंगा, या तो मैं इसे मेल्टिंग कहूंगा। आई बात समझ में, मेल्टिंग मतलब होता है सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, ठीक है। जब सॉलिड मेल्ट मतलब आपको पता है पिघलना होता है, जब सॉलिड पिघल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वहां पे लिक्विड बन जाएगा, राइट। ओके, फिर अब देखो, लिक्विड को मैंने और ज्यादा हीट करा, और ज्यादा गर्म करा, तो मुझे क्या मिल गया, गैस स्टेट मिल गई। लिक्विड से जब गैस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है वेपोराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो जब भी लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में चेंज हो जाती है, हम उसे क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। या आप लिख सकते हो, जो लिक्विड स्टेट हो, जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी जो वेपर बनने लग जाती है, वो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है, उसी को हम गैसियस स्टेट कह देते हैं, उसी को हम वेपोराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। क्लियर हो गया। तो जब भी लिक्विड गैस में चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। क्योंकि आपको पता है जब आप पानी को गर्म करते हो तो जब वो बहुत गर्म हो जाता है उसे भाप निकलने लग जाती है, वो भाप क्या है, वही तो गैस है, वही तो वेपोराइजेशन प्रोसेस हो रहा है वहां पे, ठीक है। इसके बाद ये बात हो गई, फिर वापस आ जाते हैं इस गैस को, अगर मैं वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। ये बात भी सर क्लियर हो गई, इसे हमने क्या किया, कंडेंसेशन का। फिर अब हमें लिक्विड मिल गया, लिक्विड को मैंने फिर सॉलिड में कन्वर्ट करा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे आप या तो फ्रीजिंग कह दो, इसे आप या तो क्या कह दो, फ्रीजिंग कह दो, और या तो क्या कह दो, इसे आप सॉलिडिफिकेशन कह सकते हो। सॉलिड में चेंज हो रहा है ना, सॉलिडिफिकेशन। ये चार्ट याद रखना, ज़्यादा इसमें डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, सिंपल वही है, वेपोराइजेशन लिक्विड का गैस में चेंज होना, कंडेंसेशन गैस का लिक्विड, मतलब उसे कंडेंस करने से आप दबा रहे हो, गैस को जब दबाओगे उसके पार्टिकल नजदीक आएंगे, लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को और दबाओगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग आप उसे कह सकते हो, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई। अब एक और कंडीशन यहाँ पे होती है, ध्यान से समझना, कि सर जो ये सॉलिड है, कि हमने एक चीज पढ़ी है, आपने अभी तक वो चीज नहीं बताई है, कि आपको भी नहीं पता क्या, ठीक है। तो ये सॉलिड है, सॉलिड को जब मैं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं सीधे गैस में कन्वर्ट कर दूं,
पहले तो मेनली जनरली आपने देखा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फिर गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को फिर आप कहते हो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट। सब्लिमेशन सॉलिड का डायरेक्ट गैस स्टेट में चेंज होना विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हिंदी में आप इसे ऊर्ध्वपातन कहते हो। ठीक है, इंटरेस्टिंग नेम है। कंडेंसेशन को आप संघनन कहते हो, फ्रीजिंग को आप जमाव कहते हो। ठीक है, फ्यूजन को आप गलन कहते हो। ठीक है, अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर जो ये गैस है, ये गैस भी तो डायरेक्ट सॉलिड में आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में जा सकता है तो गैस भी आ सकती है डायरेक्ट सॉलिड में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। DEPOCITION, डिपोजिशन। सही दिख रहा है? परफेक्ट। ठीक है, तो ये चार्ट याद रखना, इसी में आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार होगी। अगर ये आपने चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो आपका पूरा स्टेट्स ऑफ यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट अच्छे से हो जाएगी। देखो फिर देखो, सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज करोगे उसे आप मेल्टिंग कहते हो या फ्यूजन कहते हो। लिक्विड को आप गैस में चेंज करोगे उसे आप वेपोराइजेशन कहते हो। राइट, फिर आप गैस को, चलो एक बार में आगे चलते हो, गैस को अगर आपने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया उसे आप डिपोजिशन कहते हो। ठीक है, फिर आपने जो गैस है, गैस को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो उसे आप क्या कह देते हो? कंडेंसेशन कह देते हो। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो उसे आप सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कह देते हो। अगर आप सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर रहे हो उसे आप क्या कह देते हो? सब्लिमेशन कह देते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इनके एग्जाम्पल सब्लिमेशन का जैसे एग्जाम्पल आता है, जैसे आपके घर में जो वो कपूर होता है ना, कपूर जो जलता है जब, तो वो डायरेक्ट सॉलिड रहता है, वहाँ पे देखा होगा आपने। लिक्विड तो वहाँ पे कुछ नहीं बनता है। ठीक है, सीधे वो जल जाता है, गैस स्टेट में चला जाता है। ठीक है, वो इसका एग्जांपल है। या जो आपकी नैफ्थलीन बॉल होती है, जो एक तो जलाने वाला कपूर होता है, एक कपड़ों में रखने वाला कपूर होता है जो स्मेल अच्छी देता है। तो वहाँ पे वो क्या है, नैफ्थलीन बॉल होती है, वो सीधे आपको खत्म होती हुई दिखाई देती होती है ना, कभी छोटी 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 हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन आता है कभी क्या कि नैफ्थलीन बॉल कहाँ से मिलती है? तो वो कोल से मिलती है। आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोल जो कोयला होता है, तो उसी से हम उसे कुछ प्रोसेस करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी कि डिपोजिशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है। एरो याद रखना, इधर को जा रहा है ये फ्यूजन है, इधर जा रहा है गैस है, इधर आ रहा है कंडेंसेशन, इधर आ रहा फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा सब्लिमेशन, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ रहा डिपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटर कन्वर्जन कंप्लीट और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। राइट, ठीक है, इसके बाद इंटर कन्वर्जन हो गया। एक दो टर्म मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे, आपके काम की चीज है। एक टर्म आपने यहाँ पे पढ़ा अभी क्या, एक टाइम आपने यहाँ पे पढ़ा है क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया था। राइट, फ्रीजिंग पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, वो टेम्परेचर वो जिस पे जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर एट विच, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, उसे हम क्या कहते हैं? आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, या इसे एक आपने आइस पॉइंट भी कहा था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग, या इससे पहले अगर मैं यहाँ पे आपके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? टेम्परेचर एट विच, मेल्ट मतलब पिघलना, टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स, यहाँ पे स्टार्ट करें, सॉलिड स्टार्ट्स चेंज टू लिक्विड। मार्कर नहीं चल रहा है, इनकी खत्म हो गई, दिख रहा है, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज कर लो। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट चेंज टू लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, एक याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाता है? बॉइलिंग मतलब आपको पता है कि सर बॉइलिंग मतलब उबलना होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? टेम्परेचर, ये लिखना, टेम्परेचर एट विच लिक्विड, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज टू गैसेस, लिक्विड क्या हो जाता है? गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होता है यहाँ पे?
बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0 से ऊपर 1 2 3 वो आपका क्या हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हो जाते हैं सॉलिड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो हमने वेपोराइजेशन पढ़ा ना अभी, वेपोराइजेशन आपको पता है कि सर जब हम क्या करते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने को जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। एक टर्म यहाँ पे आता है इवेपोरेशन, एक टर्म आता है यहाँ पे क्या, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, ध्यान से, इवेपोरेशन और वेपोरेशन इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों की मीनिंग सेम है कि जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, भाप बननी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान से ध्यान रखना है इस बात को, जो आपका वेपोराइजेशन होता है ना, वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ गया, जब आप किसी भी लिक्विड को गर्म कर रहे हो, उसे बॉयल कर रहे हो, मतलब हीट दे रहे हो, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा, तो उसके बाद जब वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब हो रहा है, सीधे गैस वेपर बन रही है, उस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और इवेपोरेशन में क्या होता है कि जब भी आपका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्या कंडीशन है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। और जब 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा, वहां पे जो कन्वर्ट हो रहा है गैस में, उसे हम वेपोराइजेशन कहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि मान लो आपने एक पानी ले लिया, थोड़ा पानी लिया आपने, एक टब में, एक थाली में पानी ले लेना, उसे बाहर रख देना, एक दो दिन बाद देखना कि वो थोड़ी कम रहता है, उसका पानी का लेवल थोड़ी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम देखें इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो नॉर्मली चलता रहता है। क्यों? बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पूरा अच्छे से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे नीचे भी धीरे धीरे ये कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। इसके भी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, कई सारे फैक्टर होते हैं। जैसे आप सिंपल देख लो, आप जो कपड़े सुखाते हो ना, कपड़े सुखाते हो वो भी कहीं ना कहीं इवेपोरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपने देखा होगा आप कपड़ों को ऐसे बिल्कुल दबा के नहीं, ऐसे तो नहीं रखते हो दबा के सुखा, ऐसे ही रखते हो, बिल्कुल खोल के फैला के रखते हो। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वहां पे इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। आपने देखा जिस दिन एनवायरनमेंट ज्यादा गर्म होगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट गर्म है, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और वेपोराइजेशन मैंने बोला 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो उसे आप वेपोराइजेशन कहते हो। उससे नीचे अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, भले बहुत कम होगा लेकिन होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। इसलिए लिखा बिलो 100 डिग्री सेल्सियस इवेपोरेशन होता है। और 100 डिग्री जैसे टेम्परेचर हो गया, उसके बाद आग लग जाती है, ठीक है, मतलब गैस पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। इसे अभी करवाऊँ, बाद में करवाऊँ, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ये थोड़ी अच्छे से करना है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को नेक्स्ट क्लास, कल का जो सेशन होगा उसमें कर दिया जाएगा। किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हो वो चीज़ जरूर बता देना, ठीक है। और हर चीज़ आपको बताई जाएगी, डोंट वरी, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरीज होगी तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।